नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हिंदी पर चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल जुटे होंगे और जिस प्रकार से यहाँ पे एक के बाद एक वैकेंसी आने की यहाँ पे खबर आप लोग देख रहे होंगे, तो उस प्रकार से आप अपनी यहाँ पे तैयारी अच्छे से करने में जुट गए होंगे। साथियों, यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम काव्य कौन सा है। तो प्रथम काव्य की बात की जाती है तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है बी, प्रिय प्रवास। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। कामायनी है, प्रिय प्रवास है, कुरुक्षेत्र है या फिर यहाँ पे साकेत है। तो प्रिय प्रवास यहाँ पे भी आपका आंसर होता है बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं कि हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि साथियों, आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से करते रहिए। यहाँ पे विराम लेने की और रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में वही सफल होते हैं जो कि लगातार प्रयास हमेशा करते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे महाकाव्य हरिऔध जी के द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा। सी हो जाता है, चोखे चौपदे यहाँ पे हो जाता है सी। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। वैदेही वनपास नामक काव्य लिखा है, किसने लिखा है। तो देव ने, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर यहाँ पे दो और ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, बी आंसर आपका होता है सही। यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना यहाँ पे हो जाती है वैदेही वनवास। आगे है कि वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे वैदेही वनवास के लेखक की बात आई है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। और साथियों, इस प्रकार से आपके प्रश्नों का यहाँ पे समझ लीजिए कि रिवाइज हो रहा है, और रिवाइज ही नहीं हो रहा है, इस समय आपको ये प्रश्न बिल्कुल कंठस्थ हो रहे होंगे, याद हो रहे होंगे। ऐसे ही प्रश्नों को याद किया जाता है। वैदेही वनपास के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जब हम एक ही प्रश्नों को कई बार दोहराते हैं और हमारे नज़रों के सामने से वो प्रश्न गुजरता है, तो वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बिल्कुल ही बैठ जाता है। तो इस प्रकार से ही प्रश्नों को याद किया जा सकता है। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन हैं। तो प्रिय प्रवास के रचयिता यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बी आंसर आपका सही होता है। और इस प्रकार से प्रश्नों को आप लोग याद कर सकते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। क्या हो जाएगा। और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग आज कंठस्थ कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के जितने भी ग्रंथ हैं। यहाँ पर हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है प्रिय प्रवास। यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। साथियों, आप लोग ऐसे ही प्रश्नों को कई बार पढ़ते और दोहराते रहिए, ताकि आपका प्रश्न बिल्कुल कंठस्थ हो जाए। सोते जगते ही आपको, मतलब कभी भी कोई भी अगर पूछता है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से इन प्रश्नों को बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर बी होता है। क्या कि यहाँ पे प्रिय प्रवास हो जाएगा। KBS 2018 की परीक्षा में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। तो जब नहीं पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पे बता देना है विचित्र विवाह, ये इनकी रचना नहीं है। जबकि वैदेही वनवास, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, ये सारी रचनाएं यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हो जाती हैं। विचित्र विवाह, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, रामचरितमानस उपाध्याय की कृतियां हैं। इनके अतिरिक्त इनके रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य भी इन्होंने लिखा है। शेष कृतियां अयोध्या सिंह उपाध्याय की हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो जला, तरुशिखा पर थी जब रजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्ति का प्रबंधन का संबंध है किससे, आंसू से है, परिवर्तन से है, प्रिय प्रवास, या फिर यहाँ पे किसान से। आपका आंसर सी हो जाता है बिल्कुल ही सही। सी हो जाता है यहाँ पे आपका प्रश्न बिल्कुल ही सही। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में उपाध्याय हरिऔध की बोली यहाँ पे प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से अवतरित है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का
परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है क्या? वहाँ पे बताना है कि वह कौन सा रूप है। तो ये यहाँ पे आपका प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। समाज सेविका की भूमिका यहाँ पे हो जाती है। आगे यहाँ पे है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का पारंपरिक रूप से एक भिन्न रूप है या सामाजिक सेविका के रूप में चित्रित की गई हैं। आइए इसका प्रकाशन देखते हैं। तो प्रकाशन वर्ष 1914 में 17 सर्गों में बद्ध खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कथा भागवत पुराण पर आधारित है और इसका पहले नाम जो था वो ब्रजांगना विलाप था। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर के मथुरा प्रस्थान तक की कथा का वर्णन देखने को मिलता है। यह संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित ग्रंथ है। ये जो प्रश्न आपको दिखा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे है, इसमें श्रृंगार तथा करुण रस की प्रधानता है। इसमें श्रृंगार और करुण रस दोनों प्रकार के रस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। राधा का चित्रण यहाँ पे देश सेविका समाज सेविका के रूप में है। आगे यहाँ पे है द्विवेदी युग की कविता है। तो ये किस प्रकार की है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक ये कविता यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाता है बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे है कि डॉक्टर नगेन द्वारा रचित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा गया है कि सामान्यतः द्विवेदी युगीन कवियों को नीरस इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। अतः विकल्प यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे है इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए नहीं, यहाँ पे बी हो जाता है। द्विवेदी युग में ये जो इतिवृत्तात्मकता की जो प्रमुख विशेषता यहाँ पे हो जाती है। आगे यहाँ पे है कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे काव्यात्मकता देखने को नहीं मिलती है, जबकि गद्यात्मकता, वैचारिकता और इतिवृत्तात्मकता ये सारी जो प्रवृत्तियाँ हैं आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो द्विवेदी युगीन की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं ये यहाँ पे हो जाएंगी। आगे यहाँ पे है कि मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर भातेंद्र हरिश्चंद्र। तो मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे भी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि वे धर्म व वैशिष्टवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने लिखा है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है सी, डॉक्टर बच्चन ने इसको यहाँ पे लिखा है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं कि उपयुक्त कथन में बच्चन सिंह का है, जिन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में व्यक्त किया है। तो गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने गुप्त जी को युग कवि कहा है, जबकि महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा है। इन्हें अंत्यानुप्रास अलंकार का स्वामी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे प्रश्न जो है ये सारे प्रश्न एक से बढ़ के एक हैं, आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाते हैं। आगे है यहाँ पे कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ है? तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ये 1912 में इसका प्रकाशन यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे इनका जन्म अगर पूछा जाता है तो 1883 यहाँ पे झांसी, उत्तर प्रदेश के चिरगांव झांसी में इनका जन्म यहाँ पे हुआ है। किसका? मैथिली शरण गुप्त जी का। आगे इनके प्रश्नों में बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में अगर देखा जाता है तो ये यहाँ पे है कि गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी है और उसके बाद में गुप्त जी को सन 1954 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। साकेत इनकी सर्वश्रेष्ठ कृत मतलब जो सर्वोत्कृष्ट जो रचना है वो यहाँ पे साकेत हो जाती है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी कौन है? उर्मिला, इनका जो है नायिका बना करके राम कथा यहाँ पे कही गई है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथ वध और विकट भट्ट है, जबकि किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, बैतालिका और कुणाल, पंचवटी, हिडिंबा, अर्जन विसर्जन, काबा एवं करबला ये सारी रचनाएं यहाँ पे गुप्त जी की हो जाती हैं। अगर इनकी अनुदित रचना में देखा जाए तो यहाँ पे प्लासी का युद्ध, मेघनाथ यहाँ पे संहार हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा हैं। किसान में एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है, जबकि रंग में भंग राजपूत आन की कथा है। उसके बाद यहाँ पे जैनी मार्ग की पुत्री जैनी पर रचित प्रबंध काव्य हो जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इनकी प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो यहाँ पे रंग में भंग हो जाएगा। 1909 में
ईस्वी में हुआ, किंतु इसकी ख्याति का मूल आधार भारत भारती 1912 में हुआ है। तो इसका प्रकाशन पूछा जाता है तो 1909 बताना है। अगर भारत भारती का प्रकाशन पूछा जाए तो 1912 यहाँ पे आपको बता देना है। यहाँ पे गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग नामक 3 यहाँ पे नाटक लिखे हैं। प्रायः सभी प्रकार के प्रगति और पुस्तक और मुक्तक भी यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखे हैं। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले यहाँ पे वैश्वपक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। बाद में इसका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और उनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगीं। तो यहाँ पे आपने तथ्य देखा किसके बारे में, मैथिली शरण गुप्त के बारे में, जो कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थीं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि चिड़ियाओं झांसी किस कवि का जन्म हुआ। तो आप यहाँ पे आंख मूंद कर आंसर करेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म यहाँ पे हुआ है चिड़गांव झांसी में। कहाँ हुआ है? चिड़गांव झांसी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म यहाँ पे हुआ है। आगे है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। तो किस भावना की? तो यहाँ पे राष्ट्र भावना की रूपरेखा इसमें प्रस्तुत की गई है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ है। तो यहाँ पे कब हुआ है इसका प्रकाशन? 1912 में इसका प्रकाशन यहाँ पे हुआ है। 1912 में का प्रकाशन यहाँ पे हुआ है। कौन सी रचना है? तो यहाँ पे आपको बताना है। भारत भारती में राष्ट्र भावना की यहाँ पे जो है राष्ट्र भावना देखने को मिलती है। उसके बाद भारत भारती काव्य का जो प्रकाशन हुआ है ये 1912 में हुआ है। तो साथियों यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के लिए नहीं है, बस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से यदि आप लोग यहाँ पे अपनी तैयारी को चेक करते रहिए और इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को याद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कितना प्रश्न यहाँ पे सही हो रहा है। जिन लोगों की तैयारी 5-6 सालों से हो रही है उनके लिए तो ये वीडियो थोड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन जो यहाँ पे नई तैयारी पहली बार उन्होंने अपना यहाँ पे तैयारी कर रखी है तो उनके लिए यहाँ पे जूनियर के लिए और LT में आने वाली वैकेंसी के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए ताकि एक सीट आपके नाम यहाँ पे एग्ज़ाम में होनी चाहिए और ये हो कि हाँ आपने एक सीट ये सन 2024 में आपकी हो गई। तो साथियों इसके लिए आपको जी जान से मेहनत करनी होगी और अपनी तैयारी को और उसमें GK की तैयारी भी आप लोग करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।